प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज बात उनकी जिन्होंने अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। वह शख्स कम बोलता था मगर उनका काम बहुत बोलता था। उनके पड़ोस में बैठकर भी लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने आलोचक पर कभी गुस्सा नहीं दिखाया। खुद को देश की राजनीति में बड़ा चेहरा मानने वाले कुछ लोगों ने उन पर मर्यादा लांघकर एक्सीडेंटल पीएम व रेनकोट, मैं बात पूरी नहीं करूंगा, आप कहने वालों को खुद समझ लेना। हमारा मतलब उस शख्स पर न जाने कितनी ही अशोभनीय व अमर्यादित टिप्पणियां की गई, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में शालीनता को कभी नहीं खोया। हम बात कर रहे हैं राजनीति में शालीनता की प्रतिमूर्ति कहलाते हुए विदा हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 26 दिसंबर को देर शाम उनका निधन हो गया था और आज 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार की जगह को लेकर कुछ अप्रिय बातें भी सामने आई, लेकिन मनमोहन तो मनमोहन थे। उनका अंतिम संस्कार बेशक निगमबोध घाट पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ हो चुका है, लेकिन देश उन्हें लंबे समय तक याद रखेगा। हाँ, उन्हें महानायक के रूप में तब तक ही याद किया जाएगा जब तक कि इतिहास सही लिखा जाएगा। अगर इतिहास से छेड़छाड़ हुई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी वही होगा जैसा आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक खास वर्ग के लोग, एक खास विचारधारा के लोग महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन को श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी सहित दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। कांग्रेस के और दूसरे दलों के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। सभी ने उन्हें दलगत राजनीति से हटकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। 92 वर्षीय मनमोहन सिंह विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर 2 दिन से अब तक हजारों संदेश इंटरनेट की दुनिया में तैर रहे हैं। उनके विरोधी भी ये मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह के समय प्रेस की स्वतंत्रता वर्तमान से कहीं बेहतर स्थिति में थी, न्यायपालिका मौजूदा स्थिति से बेहतर थी, सीबीआई और ईडी का जिस तरह का दुरुपयोग अब हो रहा है उतना पहले नहीं हुआ था। अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास शायद मेरे साथ न्याय करेगा। 3 जनवरी 2014 को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 से अधिक जर्नलिस्ट मौजूद थे। उस समय मनमोहन सिंह के शब्द थे, मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। निश्चित रूप से यह टिप्पणी तत्कालीन मीडिया की रिपोर्टिंग से व्यथित होकर ही की गई होगी और इतिहास पर भरोसा जताया होगा। उन्होंने संसद में कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन का संदेश स्पष्ट था। वह ज़्यादा आलोचना में, आरोप प्रत्यारोप में नहीं प्रवेश करना चाहते थे, नहीं घुसना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संसद में यह बात कही थी। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मनमोहन सिंह किन किन पदों पर रहे, क्या क्या जिम्मेदारी संभाली, इसके लिए इस छोटे से मंच से अधिक कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन से बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर भी पढ़ रहे हैं और मुख्य धारा की मीडिया में भी पढ़ और सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा लीक से हटकर बताना चाहेंगे। दोस्तों, पत्रकारिता के लंबे कार्यकाल में मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल को नज़दीक से देखा है, उन्हें समझने का प्रयास किया है। डॉक्टर मनमोहन के पहले कार्यकाल में भाजपा व दूसरे कांग्रेस विरोधी दलों को शायद यह उम्मीद ही नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन दूसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन जब दूसरी बार 2009 में भी उन्हें पहले से बेहतर अंकों के साथ, पहले से बेहतर संख्या बल के साथ सत्ता मिली तो विरोधियों को उनकी यह सफलता पच नहीं पाई और एक के बाद एक ऐसे आंदोलन शुरू हो गए जो प्रत्यक्ष में राजनीतिक थे, लेकिन उनके पीछे का उद्देश्य कांग्रेस सरकार को बदनाम करना था, पीछे चोला सामाजिक था। उस समय मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस को किस तरह से खलनायक बनाया गया, कांग्रेस सरकार को किस तरह खलनायक बनाया गया, इसे बाबा रामदेव व अन्ना हजारे व उनके साथी केजरीवाल, किरण बेदी व दूसरे साथियों के आंदोलन से समझा जा सकता है। खुद से सवाल जरूर करना कि रामदेव व अन्ना ने जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था, क्या वह मुद्दे अब अतीत बन चुके हैं या दोनों ने मौन धारण कर लिया है। घोटालों की लंबी सूची जारी करके भाजपा तो आंदोलनकारियों के कंधों के सहारे सत्ता में आ गई। आज उन अधिकांश घोटालों की चर्चा कहीं सुनी नहीं जाती जिन्हें लेकर मनमोहन पर उंगली उठाई गई थी। दोस्तों, किसी समाचार पत्र के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व लीड स्टोरी होता है, लेकिन हमने वह दिन भी देखा है जब देश के एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक ने अन्ना हजारे को तिरंगा फहराते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से ऊपर छापा था।
उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ था। पीएम को अन्ना की तुलना में पहले पन्ने पर कम स्पेस दिया गया था। उस दिन मुझे लगा था कि कांग्रेस के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को मीडिया का एक वर्ग भी पूरी हवा दे रहा है। एसी से नहीं निकलने वाले एंकर्स मैंने देखे, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, पता नहीं गांव-गांव जाकर के, शहर शहर पहुंच करके किस तरह आंदोलन को हवा दे रहे थे। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव जब भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर रामलीला मैदान में दूसरी बार आंदोलन शुरू करने पहुंचे थे, तब उनकी प्रमुख मांगे क्या थी आप जानते हैं? योग गुरु महंगाई पर तो मुखर थे ही, साथ ही उन्होंने जो 3 मांगे रखी थी उनमें थी, 1 मजबूत लोकपाल बिल लाया जाए, दूसरी मांग थी सीबीआई को स्वतंत्र रखा जाए, तीसरी मांग थी निर्वाचन आयोग, कैग, सीवीसी और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। बाबा महंगाई पर तो बोलते ही थे, साथ ही रुपये की साख पर भी बोलते थे। आजकल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर तो रामदेव का मजाक भी बना, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया मोदी सरकार का गुणगान करता रहा। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इतिहास मनमोहन के साथ न्याय करेगा। हाँ, यह संभव है कि भाजपा अपनी राजनीति के लिए सरदार पटेल की तरह उनका भी महिमा मंडन शुरू कर दे, लेकिन मनमोहन जैसा महान शख्स जिस सम्मान का हकदार था, भाजपा जैसी पार्टियों ने उन्हें वैसा सम्मान नहीं दिया। दोस्तों, हम सरदार पटेल की महानता कम नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल जरूर मन में है। वह सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर अमित शाह कुछ कर सकते हैं? क्या अमित शाह धारा 370 बिना मोदी की सलाह के हटा सकते थे? अगर आपका जवाब नहीं में है तो जरा सोचना जरूर, क्या सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कोई फैसले ले सकते थे? उन्हें नेहरू से अलग करके कैसे देखा जा सकता है? वह नेहरू के खिलाफ फैसले नहीं ले सकते थे, क्योंकि दोनों की ट्यूनिंग एक थी। नेहरू को कमतर करने के लिए सरदार पटेल को आगे बढ़ाना भाजपा की अलग राजनीति हो सकती है। मनमोहन कांग्रेसी थे। अगर कांग्रेस हाईकमान की सलाह से उन्होंने कुछ काम किया तो क्या उन्हें कठपुतली पीएम कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। दुनिया जानती है कि मनमोहन ने भारत को उस समय मजबूती दी जब दुनिया आर्थिक मंदी की मार झेल रही थी। भारत आर्थिक मंदी की चपेट में था। भारत की अर्थव्यवस्था डांवाडोल थी। हमारा मानना है कि कई झूठे आरोपों के कारण उनकी छवि को दागदार बनाने का प्रयास किया गया। मनमोहन ने वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत की थी, भारत की मजबूत नींव का आधार वही था। देश के विकास का महल आज उसी नींव पर खड़ा होता जा रहा है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो या वर्ष 2008 में किया गया भारत अमेरिकी परमाणु समझौता, सूचना का अधिकार अधिनियम हो या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनमोहन के खाते में कई बड़े काम दर्ज हैं। उनकी छवि को दागदार बनाने के लिए उन्हें कठपुतली पीएम तक कहा गया, लेकिन वह अपने मौन से ही विरोधियों को शर्मिंदा करते रहे। अगर सच में इतिहास ने न्याय किया, मनमोहन दूसरी दुनिया में जाकर भी अपने कामों से विरोधी का भी मन मोह लेंगे। बस इतिहास आज की मुख्य धारा की मीडिया से जुड़े उन अधिकांश पत्रकारों की कलम से निकला नहीं होना चाहिए जिन्हें सत्ता के मुखिया की बजाय विपक्ष से सवाल पूछने और नेहरू व गांधी में खोट ढूंढने की आदत पड़ गई है। दोस्तों, दिवंगत सभी को होना है, लेकिन विदाई हो तो मनमोहन जैसी। सच में जाते जाते भी मन मोह गए। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।